अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैं ना आपसे एक बात शेयर करना चाह रही थी। कल से मैं काफ़ी स्ट्रेस में आ गई हूँ क्योंकि जो जो आपने लीड कोड के प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर किए थे, अब मैं उनको करना चाह रही हूँ तो वो मुझसे हो ही नहीं रहे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही और काफ़ी ज़्यादा माइंड पे बर्डन हो गया है। कुछ समझ नहीं आ रही क्या करूँ। अच्छा, आप उनको समझ को जो सोल्यूशन दिया उनको समझना चाह रही हूँ। सॉरी मैम, क्या कहा आपने? मैंने कहा जो सोल्यूशन मैंने भेजे में आप उनको समझना चाह रही हैं। मैम मुझे जो प्रॉब्लम है उसकी समझ आ जाती है, लेकिन उसका सोल्यूशन करना नहीं आ रहा होता। मतलब मैं अपने माइंड में मुझे सेट हो जाता है कि हाँ ठीक है, मुझे ये समझ आ गई है, लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं मुझे समझ आ रही कि मैं किस तरह से करूँ, कहाँ पे लूप लगाऊं, कहाँ पे क्या करूँ समझ। अच्छा, आपने ना खुद से सोल्यूशन लाना चाह रही हैं, यही बात है तो मैं समझी हूँ। मैम वैसा भी करना चाह रही हूँ और जो आपने करवाए हैं उनको भी माइंड में लाना चाह रही हूँ, पर दोनों में कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा, आपने लीड कोड के क्वेश्चन अभी नहीं, अभी स्टार्ट किए हैं सोल्व करना? जी मैम, मेरा कोडिंग से कोई रिलेशन नहीं था, तो एक माह ही हुआ है मुझे पाइथन सीखते हुए। ठीक है। इवन के मेरा बैकग्राउंड हो कि भी मुझे इनिशियली नहीं आते थे। अपने इजी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद से लिखना शुरू हुए हैं। मेरे ऑलमोस्ट 250 प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट होने वाले हैं, मतलब 240 अबव है। तो इनिशियली आपको ऐसा होगा कि आपके सॉल्यूशन आपके माइंड में नहीं आएगा। जब आपको मुख्तलिफ रेफरेंस पता चल जाएंगे, कुछ अप्रोचेस पता लग जाएंगी, तो आपके सॉल्यूशन माइंड में आना शुरू हो जाएंगे। अभी आप इस बात को छोड़ दें। आपने 200 फर्स्ट पर्सन सोल्व करने हैं, वो खुद नहीं करने, क्लासेस में आके एक सेशन बेशक आप डेली का ले लें कोई भी कोडिंग का, और उसमें से समझें दूसरों को। जब आपको वो समझ आने लग जाते हैं, जैसा अगर मैंने सोल्यूशन समझा दिए ना, तो अगर वो आपको समझ आ गए तो आप उससे नहीं, आप उस सोल्यूशन को देख के बस लिख लें। ऐसा भी है, जस्ट कॉपी पेस्ट ना करें, जस्ट उसको देख के ना टाइप करके फिर रन करें। और जो चीज मैंने जो भी जिस सेशन, ना सिर्फ मेरा, आप कोई भी सेशन कोडिंग का अटेंड करें, उस क्वेश्चन को जो क्लास में हो रहा है बस उसको समझें, और जब वो सोल्यूशन मिलता है उसको रन करने की कोशिश करें। बेशक आप देख के करें, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे होता है। लेकिन आपको वो सोल्यूशन जब आप सबमिट करें, एटलीस्ट आपको समझ आया। अगर आप क्लासेस अटेंड करी हैं और आपको किसी भी क्लास में, चाहे वो मेरी हो या कोई हो, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आपने उसी वक्त वो चीज़ पूछनी है। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आया है, आपने उस दिन रन किया, नेक्स्ट डे आके भी आप पूछ सकती हैं। ओके मैम, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। किसी और को पसंद है तो पूछ लेंगे, तो हम आज के लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। तो फाइनली मैंने पहले भी एक दफा बताया था, और लास्ट टाइम आप क्वेश्चंस के लिंक्स नहीं डाला करें। जैसे एक डे में अगर टाइम है, 3% अगर क्वेश्चन छोटे हैं वो प्रेजेंट करेंगे, तो लॉन्ग लिंक्स होते हैं। जस्ट आपने ना क्वेश्चन का नेम लिखना है विद नंबर के साथ शीट के अंदर, जो गूगल डॉक शेयर हुई है, और कंट्रोल के की प्रेस करेंगे तो वो लिंक आ जाएगा। फिर उसके बैग पे लिंक डाल देना, तो होगा वो हाइपर लिंक, लेकिन वो शो नहीं होगा, जस्ट क्वेश्चन होगा। तो इस तरह एक बॉक्स के अंदर हम ज्यादा क्वेश्चन नंबरिंग लिख सकते हैं। अच्छा बताइएगा, कंफर्म कीजिएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम, विजिबल है मैम। ठीक है। अच्छा, कोई इस क्वेश्चन को रीड करें।
कोई पार्टिसिपेंट इस क्वेश्चन को रीड करें, तो जो भी समझ आती है बस वो बता दें। जी मैम, मैं करूँ? जी कर सकते हैं। यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस, आपको एक स्ट्रिंग एस दी गई है विच कंटेन्स स्टार्स, जिसके अंदर स्टार्स मौजूद हैं इन वन ऑपरेशन। एक ऑपरेशन में आपने करना है चूज अ स्टार इन एस, एक स्टार को चूज करना है उसको एस के अंदर। रिमूव द क्लोजेस्ट नॉन स्टार करेक्टर टू इट्स लेफ्ट, जो नॉन स्टार मतलब जो स्टार नहीं होगा उसकी लेफ्ट के साथ जो क्लोज होगा उसको आपने रिमूव करना है, एज वेल एज रिमूव द स्टार इटसेल्फ, और स्टार को भी रिमूव कर देना है। रिटर्न द स्ट्रिंग आफ्टर ऑल स्टार्स हैव बीन रिमूव, तो आपने वो स्ट्रिंग देनी है जिसके अंदर तमाम के तमाम स्टार्स रिमूव हो गए होंगे। ओके, थैंक यू मैम। मैम ने काफी एक्सप्लेन कर दिया इस क्वेश्चन को। एक दफा मैं फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि जिन क्वेश्चन पार्टिसिपेंट को समझ नहीं आई वो भी पूछ लें। अच्छा, दूसरा जो एग्जाम्पल हम बाद में देखते हैं, पहले हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। स्ट्रिंग का मतलब ये है कि उसमें ना आपके पास लेटर्स होंगे, लेकिन वो ऐसी स्ट्रिंग है, हमने हमने जब स्ट्रिंग लेटर टाइप करी थी हमने देखा था कि उसमें ना स्ट्रिंग में सिंबल्स भी आ सकते हैं। तो हम अब कैसे नॉर्मल स्ट्रिंग में आ सकता है, लेकिन हमारे पास जो स्ट्रिंग आएगी उसमें एक लेटर्स होंगे और साथ में स्टार होगा। हमने क्या करना है, हमने उस स्टार्स को उस स्ट्रिंग में से ना हर स्टार को देखना है। जब भी स्टार आएगा ना तो हमने क्या करना है, उस स्टार को भी उस स्ट्रिंग से खत्म करना है। एक मिनट, हमने हर ऑपरेशन के दरम्यान जब भी हमारे पास स्टार आएगा तो हमने ना सिर्फ उस स्टार को हर ऑपरेशन जब भी हम चेक करेंगे एवरी टाइम हम देखेंगे कि हर कि वो स्टार तो नहीं है। जब भी स्टार आएगा ना हमने क्या करना है, एक तो हमने स्टार को तो रिमूव करना ही करना है, लेकिन उसके जो लेफ्ट साइड पे करेक्टर होगा ना, एक स्टार जब हमने रिमूव करना है साथ में लेफ्ट साइड का एक करेक्टर हमने रिमूव कर देना। ये हमने काम, जब भी स्टार आएगा उसका लेफ्ट साइड का जो करेक्टर होगा वो हम रिमूव करेंगे। और उसके बाद जब भी स्टार सारे खत्म हो जाएंगे फिर हमने ना स्ट्रिंग को रिमूव रिटर्न करवा देना है, और हमें कोई भी स्टार रिमेनिंग नहीं रहना चाहिए। हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, लीड है, फिर टू स्टार्स हैं, फिर फोर है, फिर स्टार है, फिर लीड है। हम ये वाली एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 1। आप देखिए, ये सिर्फ हमारा से आउटपुट रह गया। हम देखते हैं ये कैसे आई है। हमने हमेशा जब भी लूप स्टार्ट करते हैं हम देखते हैं हमारा ये लेफ्ट होती है और ये राइट होता है, और हमारा लूप हमेशा इस साइड से स्टार्ट होता है। तो हमने वन बाय वन चेक करना है। जैसे हमने एल देखा ये हमारे पास स्टार नहीं, तो हम अपना लूप नेक्स्ट टाइम मूव कर जाएंगे। फिर हम देखेंगे ई है, क्या वो, हम ना स्टैक के प्रो चूज करेंगे और हमारा जब भी करेक्टर होगा हम उसे जस्ट अपेंड करवाते जाएंगे। फिर हम ई का करेक्टर उठाएंगे, ये भी करेक्टर है स्टार नहीं, हम इसको अपेंड करवा देंगे। फिर ई को भी हम अपेंड करवा देंगे, ई को भी हम जस्ट करवाते जाएंगे। लेकिन जब स्टार आएगा हमने इसको स्टैक के अंदर में अपेंड नहीं करवाना क्योंकि हमने स्ट्रिंग से रिमूव करना है। अगर हमने देखा है जैसे हमने नहीं किया था, जैसे हम करेक्टर कर रहे थे एक तो अपेंड हुआ होता था, अगर दूसरा भी आ जाता था हम इसको अपेंड नहीं करवाते थे। हम क्या करेंगे, स्टार को हमने रिमूव करना है तो हम इसको अपेंड ही नहीं करवाएंगे। और जो टॉप ऑफ स्टैक में पड़ा है इसका क्लोजेस्ट करेक्टर इस टाइम लेफ्ट वाली साइड पे टी है, क्लोजेस्ट सबसे ज्यादा। इस टाइम ये वाला इसका क्लोजेस्ट करेक्टर है। और हमारे पास स्टैक के टॉप में ना ये पड़ा होगा, जैसे हम यहाँ एक स्टैक ड्रा कर लेते हैं। हम देखते हैं पहले हमने एल अपेंड किया था, फिर हमने ई किया था, फिर हमने दोबारा से ई किया था, फिर हमने जब वन बाय वन चेक किया था। समझ में हम ये चार करेक्टर स्टैक के अंदर से अपेंड करवा चुके हैं। अब आप देखिए, जैसे ही स्टार आएगा तो हम इसको अपेंड नहीं करवाएंगे। हम देखेंगे ये स्टार है, हमें तो ये चाहिए नहीं ना, हमें रिमूव करवाना है। तो न्यू स्टैक के अंदर हम स्टार तो अपेंड ही नहीं करवाएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, जो इसका क्लोजेस्ट करेक्टर है वो टी है और टॉप ऑफ स्टैक में इस टाइम ये मौजूद है।
तो मैं इसको क्या करूंगी, जो स्टैक डॉट पॉप कर दूंगी, और पॉप फंक्शन हमेशा सबसे लास्ट एलिमेंट को रिमूव करेगा। तो हम इसको टी को यहाँ से निकाल देंगे। अब ये एल डबल ए रह गया। देखिए जब आप देखिए दोबारा से स्टार आया तो ये स्टार तो बीच में खत्म हो चुका, ये टी भी निकल गया। अब आप देखिए इस स्टार का जो क्लोजेस्ट करेक्टर है वो ये ई बन रहा है, टॉप ऑफ स्टैक पे ई है, ये हमारे पास टॉप है इस टाइम। जैसे दोबारा स्टार आया, मैं इसको तो प्रिंट नहीं करवाऊंगी स्टैक के अंदर पुश, और साथ में इसका क्लोजेस्ट करेक्टर ये बन रहा है, तो इसको हम रिमूव कर देंगे। अब हमारे पास सिर्फ एल ई रह गया है। दोबारा हमारे पास सी आएगा तो हम सी, अब हम जो हमने रिमूव करवा दिया हमने उसको निकाल देना है। अब हम देखते हैं दोबारा से हमारे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट आया वो सी आया है, तो ये ई तो हमने रिमूव कर देना ना स्टार के लिए। ये क्लोज, ये टी और एक स्टार रिमूव हो चुका है। जब दोबारा स्टार आया तो इसका क्लोजेस्ट करेक्टर ये वाला ई बन रहा था टॉप पे, तो हमने इसको भी रिमूव कर दिया। अब हम देखेंगे, अब हमारे पास नेक्स्ट जो एलिमेंट आया है वो सी आया है, तो सी हमारे पास स्टार नहीं है तो हमने इसको ओपन करवा दिया। नेक्स्ट हमारे पास ओ आया है, ये भी स्टार नहीं है तो हमने इसको ओपन करवा दिया। फिर नेक्स्ट हमारे पास डी आया है, तो वो भी स्टार नहीं है तो हमने पेंट करवा दिया। अब जब देखें दोबारा से स्टार आ गए तो हमने स्टार को तो पेंट ही नहीं करवाना, और जो टॉप ऑफ इसका क्लोजेस्ट करेक्टर इस टाइम डी बन रहा है, तो हमने देखना है हमारे स्टैक के टॉप पे भी इस टाइम यही पड़ा होगा, तो ये हमने इसको रिमूव करवा देंगे। और हम इसको स्टैक से रिमूव करवा रहे हैं तो हम इसको निकाल देंगे। अब नेक्स्ट क्या होगा हम देखेंगे, ई आया है, ये स्टार नहीं है तो हम इसको पेंट करवा देंगे। अब ये स्टैक में हमने देखा लिस्ट में हमारे पास इसका एलिमेंट पड़े होता है, हमने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, और हमने पीछे देखा था हम ज्वाइन का मेथड यूज करते हैं, लेकिन हमारे पास क्या लेटर है बचिए, एल ई सी ओ ई। आंसर में देखिए एल ई सी ओ ई। ये समझ आया कैसी एग्जाम्पल हुई है, कैसे हम ये काम करेंगे स्टैक को यूज करके। अगर किसी को नहीं क्लियर तो वो यहाँ पे पूछ सकता है। अगर क्लियर है तो तब भी बता दें। यस मैम क्लियर है। ठीक है, हम आगे मूव करते हैं। एग्जाम्पल सबको समझ आ गया। हम अप्रोच भी कुछ यही यूज करेंगे मैंने। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल भी सेम होगी। पहले ई होगा, फिर ए आर, फिर ए, ऐसी पांच हो जाएंगे। जैसे ही ये स्टार आएगा तो टॉप के स्टैक में ये वाला ई होगा, ये रिमूव हो जाएगा, इस स्टार को हम अपेंड नहीं करवाएंगे। फिर दोबारा आएगा तो स्टैक के जो टॉप पे है वो एस पड़ा होगा। हम इसका भी ड्राई रन कर लेते हैं फिर आपको समझिए। हमने एक स्टैक बनाई, सबसे पहले हमने ई आया हमने अपेंड करवा दिया, जब तक स्टार नहीं आता हम अपेंड करवाते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अरेज में आर आ रहा है, आर भी स्टार नहीं है। फिर ए आ रहा है, हमने इसको भी अपेंड करवा दिया। फिर ऐसा आया, हमने इसको भी अपेंड करवा दिया। फिर ई आया, हमने इसको भी अपेंड करवा दिया। अब स्टार आ गया तो टॉप स्टार का एडजस्टेंट एलिमेंट इस टाइम ई है, हमारे टॉप ऑफ स्टैक में भी ई पड़ा है, तो हमने इसको रिमूव कर देना है। और एक स्टार हमारे सीक्वेंस से निकल गया, पहले फर्स्ट वाला ये निकल गया। अब दोबारा स्टार आ गया और इसका एडजेसेंट एलिमेंट ये ई भी निकल चुका है, इसका एडजेसेंट एलिमेंट इस टाइम एस बनता है। हमने टॉप ऑफ स्टैक से स्टार को तो डालना ही नहीं है, और इसका एडजेसेंट क्लोजेस्ट एक फैक्टर भी डिलीट करना है, तो हमने एस को डिलीट कर दिया। हमारे पास सेकेंड वाला स्टार भी रिमूव हो गया और एस भी रिमूव हो गया। अब दोबारा स्टार आया थर्ड वाला, तो इसका ये बाकी बीच में रिमूव हो चुके। ए हमारे पास स्टैक के टॉप पे है, तो हमने ए को भी, ये स्टार भी थर्ड वाला खत्म डालना ही नहीं है, और इसका क्लोजेस्ट करेक्टर हमने रिमूव करवा दिया। फिर दोबारा से फोर्थ स्टार आया, ये सारे बीच में ना ए तक डिलीट हो चुके हैं। अब फोर्थ स्टार आया, इसका क्लोजेस्ट करेक्टर आर बन रहा है, तो हमने ना आर को कट कर दिया। फिर लास्ट स्टार आया तो इसका क्लोजर ई बच जाता है, तो इसका क्लोजेस्ट करेक्टर ई होता है, तो हमने इसको भी निकाल दिया। अब हमने जब सारे रिमूव कर दिए तो हम देखते हैं कि हमारे पास इस टाइम
कुछ भी नहीं बचा, एम्प्टी हो गया स्टैक। तो हम जब रिटर्न करेंगे तो हमारे पास आंसर भी एम्प्टी होगा, क्योंकि हमारे पास कितने स्टार आए थे, जितने करेक्टर थे और उनके 5 स्टार थे, उसके 5 क्लोजेस्ट बन रहे थे, उसकी वजह से वो सारे डिलीट हो गए और हमारे पास स्ट्रिंग जो रहेगी वो एम्प्टी रहेगी, और फिर हमने एम्प्टी रिटर्न करवा दिया। अच्छा, हमारे पास ये 2 एग्जाम्पल हमने कर लिए हैं। अब हम कोड की तरफ मूव करेंगे और हम कोड में स्टैक डाटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे। सबसे पहले ना हमने ना स्ट्रिंग एक स्टैक बनानी है, क्योंकि जिसके अंदर हम अपने एलिमेंट्स को अटेंड करवाएंगे। और हम, अच्छा अब हम देखिए हम इसमें स्टैक यूज करें। अब स्टैक हम क्यों यूज करें, हम ना उसके लास्ट से एलिमेंट रिमूव करवा सकते हैं, क्योंकि क्लोजेस्ट एलिमेंट तो वही होगा जो स्टैक के टॉप पे होगा, और हमने उसे रिमूव करवाना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, स्टैक यूज कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जो उसके मीन्स क्लोजेस्ट होगा वो स्टैक के टॉप पे होगा, और स्टैक के टॉप वाले एलिमेंट को हम डायरेक्ट पॉप के थ्रू डिलीट कर सकते हैं। इस केस में हम स्टैक के थ्रू इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो हमने एक स्टैक डिक्लेयर करवानी है, और हमने किसके ऊपर लूप चलाना है, अपनी स्ट्रिंग के ऊपर, और हर एलिमेंट को वन बाय वन उठाना है। हर करेक्टर्स वैसे आए आप रख लो, कोई भी नाम फर्क नहीं पड़ता। और इन किस में से उठाएगा, हमारे पास स्ट्रिंग किस में पास हो रही है, एस में। तो एस में उठाएगा और क्या करेगा, हर दफा चेक करेगा क्या ये, अगर ये करेक्टर जो है क्या ये स्टार के इक्वल है। अगर ये सी इक्वल इक्वल टू स्टार है, इस मीन कि हमने स्टैक के अंदर से एलिमेंट रिमूव करवाना है। लेकिन एक चीज हमने और भी कंडीशन डालनी है, वो क्या, अगर ये स्टार है, हो सकता है इसके अंदर एलिमेंट स्टैक एग्जिस्ट ही नहीं करो, एम्प्टी हो, कोई ना कोई करेक्टर ही ना हो। तो हमने चेक करना है क्या स्टैक एग्जिस्ट करती है, एम्प्टी तो नहीं है। कि हमने देखा था जो पॉप फंक्शन है वो हमारे पास एरर जनरेट कर देता है अगर हम एम्प्टी स्टैक से वैल्यू रिमूव करवाना चाह रहे हैं। तो हमें ये देखना है, अगर स्टैक एग्जिस्ट करती है, सी तो अपेंड हो गई नहीं ना, तो अगर स्टैक एग्जिस्ट करती है तभी ही करेक्टर को रिमूव करवाए। अगर स्टैक में कोई एलिमेंट है ही नहीं है तो जस्ट हम स्टार को पेंड नहीं करवाएंगे, और जस्ट उसको क्या करेंगे, रिमूव करवा देंगे। मतलब स्टार को पेंड ही नहीं करवाएंगे, रिमूव नहीं होगा, क्योंकि स्टैक के अंदर अगर कोई करेक्टर ना हुआ। लेट्स सपोज जैसे फर्स्ट ही एल की जगह स्टार आ गया, तो हमारे पास तो कोई करेक्टर आया ही नहीं था, तो स्टैक में तो कोई वैल्यू नहीं है, तो ये फिर पॉप नहीं होगा, क्योंकि स्टैक के अंदर कोई वैल्यू नहीं। तो हमने इसलिए देखा था, हमने ये भी देखा था कि पॉप एरर जनरेट कर देता है एम्प्टी स्टैक से। तो हम इसलिए चेक करेंगे कि स्टैक एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर स्टार नहीं है तो हमने देखा था हम जस्ट अपेंड करवाते जा रहे हैं, तो हम स्टैक के अंदर डार अपेंड का, हमने अगर स्टैक के अंदर पुश करवाना हो, हमने देखा तो हम अपेंड का फंक्शन जो कि लिस्ट में होता है हम यूज कर सकते हैं, और करेक्टर को अपेंड करवा देंगे। बस हमारा इतना सारा कोड होगा, और लास्ट में हमने क्या करना, हमने देखा था ये लिस्ट में वैल्यू आ रही है ना स्टैक में, तो हमने स्ट्रिंग रिटर्न करवानी है। तो पाइथन के अंदर ज्वाइन का जो बिल्ट इन मेथड होता है, फंक्शन या मेथड के लिए, वो क्या करता है, आपकी लिस्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। ये हमारे पास सबमिट हो रन हो गया, हम सबमिट भी करवा देते हैं, ये वर्क कर रहा है। सबमिट हो गया और ये सबमिट भी हो गया। अच्छा, अब हम इसका, अच्छा किसी को लॉजिक में प्रॉब्लम तो नहीं है, इसका ड्राई रन वैसे ही है जैसे मैंने एग्जांपल समझाई है। क्या मैं इसका ड्राई रन दोबारा से करूँ या क्लियर है। मैम यहाँ पर आपने पॉप के साथ जो ब्रैकेट लगाई है उसको एम्प्टी रखे, क्योंकि पॉप का फंक्शन ही ये होता है। लेकिन जो आपने अपेंड करवाया है वहां पर आपने ब्रैकेट में सी राइट किया है। अच्छा, अपेंड की वैल्यू का मतलब, अगर अपेंड का मतलब है कोई ना कोई वैल्यू डाल दो, तो ये कौन सी वैल्यू डालेगा उसको हमने बतानी है, ठीक है। एक चीज ये होगी, पाप का फंक्शन जो बाय डिफॉल्ट काम करता है ना, अगर आप उसको कोई ना कोई वैल्यू नहीं देते ना, तो वो बाय डिफॉल्ट टॉप एलिमेंट मींस जो लास्ट पे अपेंड करवाया होता है वो रिमूव करवाता है। तो हमने हमेशा देखा था कि जो लास्ट पे स्टैक में होगा वो उसका क्लोजेस्ट एलिमेंट होगा। तो हमने हमेशा पाप को ऐसे ही इसलिए हम इसमें कोई वैल्यू नहीं दे रहे।
लेकिन एक केस मिस है, हमने अगर आप क्लोजेस्ट वैल्यू के लिए तो कोई कंडीशन नहीं लगाई, सिर्फ स्टार के लिए लगाई है, क्लोजेस्ट वैल्यू के लिए तो लगाई नहीं है। ठीक है, इंडिया एलेबोरेट करती है। अच्छा ये बता दो, ये तो जब स्टार आया ना, ये देखिए। अच्छा हाँ, ये जब स्टार आया ना तो इसका क्लोजेस्ट एलिमेंट क्या था, टी ना। तो इसकी स्टार की प्रीवियस आइटरेशन में स्टैक के अंदर टी अपेंड हो चुका होगा। अब स्टार को मैं पॉप नहीं करवा रही, तो इसका जो क्लोजेस्ट एलिमेंट टी वो स्टैक के टॉप पे है, तो इस वजह से मैं इसको पॉप कर दूंगी। अगर ओके अभी ओके, आप यानी कि आप ऐसा कहना चाह रही हैं कि हमने स्टार को अपेंड नहीं किया और कंडीशन देखिए, अगर स्टार आ गया तो उससे जो पहले अपेंड हुआ हुआ है उसको भी पॉप करवा देगा। जी बिल्कुल, वो और वो स्टैक के टॉप पे है टी, और जी वही जी जी, इसका ओके क्लोजेस्ट एलिमेंट है। तो पॉप फंक्शन जो ओके। मैंने किया है, ये डायरेक्टली टॉप एलिमेंट को रिमूव करता है, अगर हम इसके अंदर कोई वैल्यू ना पास करें। अगर करेंगे तो वो स्पेसिफिक करेगा। तो इस वजह से स्टैक का तो फंक्शनैलिटी है ना, जो लास्ट देखिए सबसे लास्ट पे कौन सा एंटर हुआ था, टी। और डिलीट सबसे पहले ये हो रहा है, ये लास्ट में प्लस आउट का प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है, तो ये स्टैक बेसिकली इसे ही कहते हैं। हम एक दफा ट्राई रन भी कर ही लेते हैं इस क्वेश्चन का। यहाँ से हम देखते हैं, ये स्टैक हमने बनाई है, तो एक स्टैक भी हम डिक्लेयर कर लेते हैं यहाँ पे इधर ही एस के नाम से। सबसे पहले एस के, एस हमारे पास ये है। सबसे पहले सी के अंदर क्या आएगा, हम स्टैक ऊपर डिक्लेयर करते हैं। जैसे ही हमारे पास एस में से सबसे पहली वैल्यू कौन सी उठाएगा, सी के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, एल। एल के अंदर, सी के अंदर एल आ गया है। मैं हाँ जो भी वैल्यू लिखूंगी वो हर लूप की बारी आएगा। सी से उसने एल उठाया, चेक करेगा क्या स्टैक के अंदर अ, है वैल्यू, नहीं, ये तो कंडीशन फाल्स होगी। अच्छा, जब एक कंडीशन फाल्स हो जाती है ना, और ये एंड का ऑपरेटर होता है, एंड का ये होता है, जैसे आप उर्दू में देखें ना, तो अली एंड हमजा विल गो टू स्कूल टुमारो। इट्स मीन कि वो दोनों स्टूडेंट्स जाएंगे, एक नहीं जाएगा। जब हम एंड लगाते हैं ना, तो इसका मतलब वो दोनों ने वो काम करना है। सेम पाइथन के अंदर भी होता है, जब आप एंड ऑपरेटर लगाते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, तो तब ये अंदर वाली स्टेटमेंट चलेगी। अगर हम और कह दे अली या हमजा स्कूल जाएगा, तो इसका ये मतलब होता है कि एक बंदे ने जाना, एक कंडीशन है ट्रू होना, तो यहाँ पे हमने एंड लगाया। अगर ये एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है, तो ये वापस अंदर नहीं जाएगा, एल्स पे आ जाएगा और जाके अपेंड करवा देगा। क्योंकि अगर स्टैक एग्जिस्ट नहीं कर, स्टैक के अंदर वैल्यू नहीं है, तो ये स्टार का क्या फंक्शन है, हम तो कोई वैल्यू, बेशक स्टार है, हम इसे पॉप तो नहीं करवा सकते। तो ये क्या करेगा, सी, इस टाइम एल था और स्टैक के अंदर क्या आ गया, हमने एक स्टैक डिक्लेयर की हुई है, यहाँ पे क्या आ जाएगा। मैं जस्ट एल लिख रही हूँ, लेकिन ये स्ट्रिंग के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स होंगे, एल इसने अपेंड करवा दी। अब हम देखते हैं, दोबारा लूप चला एल के अंदर। अब सी के अंदर एल की वैल्यू खत्म होगी, और कौन सी वैल्यू आ गई, ई, नेक्स्ट आइटरेशन में लूप की। अब आप देखिए, अब स्टैक भी एग्जिस्ट करिए, हमारे पास एल है, और साथ में सी इक्वल टू स्टार है, नहीं, एक कंडीशन फॉल्स होगी, एक ट्रू है, लेकिन एंड का फंक्शन तो तब रन होगा जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। ये अंदर नहीं जाएगा, डायरेक्ट एल्स पे आ जाएगा और सी को जाके अपेंड करवा देगा। अब जब दोबारा लूप चला, तो नेक्स्ट टाइम हमारे पास दोबारा ई आ गया, तो सी के अंदर कौन सी वैल्यू आ गई, ई। अब देखिए क्या स्टैक एग्जिस्ट करिए, और जो हमारे पास सी के अंदर वो वैल्यू है, क्या वो स्टार के इक्वल है, नहीं, क्योंकि सी के अंदर ई पड़ा हुआ है ना कि स्टार। तो ये क्या होगा, कंडीशन फॉल्स होगी, एल्स में आएगा और सी को अपेंड करवा देगा स्टैक के अंदर, पुश करवा दे, हम पुश करवाना कहते हैं। अब दोबारा लूप चलेगा, टी आ गया। अब टी, अच्छा हमने देखा था, अब स्टैक का जो टॉप था वो ई को पॉइंट कर रहा था, अब टी आ गया, तो अब टी को पॉइंट करने लग जाएगा। जब टी आया तो ये पेंड हो गया। अब अगली, ये हमारे पास टी आ गया था, अब हमने टी तक कर लिया, मैंने आगे लिखना है तो मैं प्रीवियस को रिमूव कर ली। अब टी के बाद नेक्स्ट एलिमेंट जब लूप चलेगा तो स्टार आ गया सी के अंदर, ठीक है। मैम जब इसका ये मतलब क्या है कि स्टेप सी इज टू स्टार होंगे, तभी ये पॉप कर देगा लास्ट वाली वैल्यू को। आप लाइन नंबर 6 की बात कर रही हैं। जी मैम। हाँ, हम इसी आइट्रेशन पे जा रहे हैं जी, जब ये स्टार होगा और ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। हम अभी इसी पे आ रहे हैं। अब सी के अंदर हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई, स्टार। अब हम देखेंगे स्टैक एग्जिस्ट करिए, स्टैक के अंदर वैल्यूज हैं जी, हमारे पास स्टैक के अंदर वैल्यूज हैं।
दूसरे हम ये देखेंगे क्या सी के अंदर कौन सी वैल्यू आई, सी के अंदर इस टाइम कौन सी वैल्यू पड़ी है, स्टार। ये जो सी की वैल्यू है इस स्टार के इक्वल है। ये तो वैसे ही स्टार और सी के अंदर क्या वैल्यू है हमारे पास स्टार, ये दोनों स्टार आपस में इक्वल आ गए, तो ये कंडीशन ट्रू होगी कि अंदर जाएगा स्टैक डॉट पॉप, तो सबसे टॉप पे वैल्यू पॉप करेगा, टॉप पे क्या है कि ये पॉप होगी। अब ये निकल गया तो हमने इसको रिमूव कर दिया। अब जो टॉप है जब हमने रिमूव करवा दिया तो ये ई को पॉइंट करने लग जाएगी हमारी स्टैक की टॉप। अब इफ की जब कंडीशन एग्जीक्यूट होती है, आपको पता है इफ एल्स में ये होता है एल्स की कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, अगर एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी होता है। अगर इफ एग्जीक्यूट होती है तो एल्स नहीं होगी, अगर इफ एग्जीक्यूट नहीं होती तो उस केस में एल होगी। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा से जाएंगे और स्टार के बाद नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, दोबारा स्टार आ गया है। ये दोबारा हमारे पास स्टार आ गया है सी के अंदर। अब सी देखें दोबारा से स्टैक के इक्वल, स्टार के इक्वल है, यस, जाके पॉप कर देगा। और स्टैक के टॉप पे क्या है ई, तो ई पॉप हो जाएगा। अब जब दोबारा से आएगा, अब हमारे पास सी आ गया है। अब सी के अंदर ये वेरिएबल है, जैसे हमने नाम, आप आई ले लो, जे ले लो, कुछ भी ले लो, सी एच ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एस से जो वैल्यू उठा के स्टोर करता है बेसिकली इसके अंदर करा होता है। अब हमारे पास एस से उसने क्या वैल्यू उठाई, सी। तो क्या जो सी के अंदर वैल्यू है वो सी है, क्या वो स्टार के इक्वल है, नहीं, कंडीशन फॉल्स होगी और स्टैक तो एग्जिस्ट कर रही थी, दोनों का ट्रू होना चाहिए। एल्स में आया, सी को क्या करेगा, अपेंड करवा देगा। अब दोबारा नेक्स्ट मूव करेगा, देखेगा ओ है, ओ क्या स्टार के इक्वल है, नहीं, एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी और ओ को अपेंड करवा देगा। फिर डी को देखेगा, स्टार नहीं है तो एल्स में आएगा और डी को अपेंड करवा देगा। फिर अब देखिए, अब दोबारा से स्टार आ गया। अब सी के अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगी, हमारे पास स्टार। सी के अंदर क्या वैल्यू आ गई, स्टार। तो अब ये क्या करेगा, सी सी के अंदर जो वैल्यू स्टार है और ये भी स्टार है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए हैं। डबल इक्वल चेक करता है, दोनों वैल्यू सेम है, तो ये दोनों सेम है, तो स्टैक के अंदर जाके पॉप करेगा। इस टाइम जो हमारे पास स्टैक के टॉप, इसका देखिए, इसका यहाँ पे लेफ्ट क्या बन रहा है, क्लोजेस्ट एलिमेंट डी बन रहा है, तो देखिए स्टैक के टॉप पे भी डी है, हमने इसको रिमूव कर दिया, स्टैक से निकाल दिया, पॉप फंक्शन इसको निकाल देगा। अब देखिए, अब दोबारा से आएगा तो अब नेक्स्ट वैल्यू ई आ जाएगी सी के अंदर, तो क्या ये हमारे पास स्टार है, नहीं, तो जाके ई को ओपन करवा देगा। अब सारी वैल्यू खत्म होगी, लूप के अंदर कोई वैल्यू रही नहीं, तो लूप यहाँ से बाहर आ जाएगा और यहाँ से रिटर्न पे आएगा और स्टैक के अंदर जितनी भी वैल्यू है उनको बिल्कुल इस तरह स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। अब आप देखिए हमारा क्या आंसर बना, LECOE, तो आउटपुट में भी क्या बना, LECOE, और ये स्ट्रिंग है। अच्छा, किसी ने क्वेश्चन किया है, अच्छा क्वेश्चन है कि हमें स्टैक लगाना जरूरी है, ये कौन सी स्टैक की बात करें, इस हमने ये जो स्टैक यूज किया है या इसके अंदर, जिन्होंने क्वेश्चन चैट में किया है। वो बता सकते हो आप कौन से स्टैक की सर बिलाल बात कर रहे हैं, लाइन नंबर 6 में, हाँ। अच्छा, ये इसलिए है कि अगर स्टैक में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन एक पार्ट्स मैंने कहा है इसके बगैर भी चल रहा है, हम इनपुट में फिर ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा, हम देख लेते हैं, ये देखिए नोट लिखा हुआ है, इनपुट विल बी जनरेटेड सच दैट ऑपरेशन इज ऑलवेज पॉसिबल, इट कैन बी शोन दैट अच्छा स्ट्रिंग ऑलवेज यूनिक होगी। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है हमेशा जब भी स्टार आएगा तो उससे प्रीवियस वैल्यू आपके पास एग्जिस्ट, कोई ना कोई करेक्टर एग्जिस्ट कर रहा होगा। इन केस अगर मैं यहाँ पे ये नहीं भी लगाती तो ये चल जाए, देख लेते हैं ये चलता है कि नहीं। यहाँ पे तो हमारे पास है ही नहीं ना, स्टार तो आ रहा है, हम उनको इनपुट केस देख लेते हैं। हाँ, ये चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्योंकि हमारे पास इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो इनपुट आएगी उसमें जब भी स्टार आएगा उससे पहले कोई ना कोई ऑपरेशन पॉसिबल होगा, मीन उससे पहले कोई ना कोई
रिमूव का ऑपरेशन पॉसिबल इसलिए होगा कि कोई ना कोई पहले हमारे पास करेक्टर एग्जिस्ट करता होगा, तो इस केस में चल जाती है। लेकिन अगर ऐसा केस आ जाता है जिसमें नहीं चलती, तो हम करेक्टर माइट बी फर्स्ट स्टार आ जाए, तो उस केस में ना हम स्टैक का फंक्शन लगाएंगे। आपको क्लियर हो गया होगा? अच्छा, हम इसकी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम एक स्टैक में आ रहे हैं जिसमें n वैल्यूज आएंगी, और हमारे पास जो स्पेस मैम कॉम्प्लेक्सिटी। काइंडली थोड़ा सा आप ये भी क्लियर कर दें कि जो स्टैक की वैल्यू है और सी, ये अलग अलग चीजें हैं। मतलब सी तो एक वेरिएबल है, वो कोई भी उठा लेगा स्टैक के अंदर से। सी एक वेरिएबल है, ये क्या करेगा? मैम सी तो एक वेरिएबल है ना, जो जो उसके अंदर स्टार के साथ होगी उसको मूव करवा देगा, अगर नहीं होगी तो वो अपेंड करवा देगा। ठीक है। हाँ, ये सी, ये इफ स्टेटमेंट काम कर रही है, लेकिन ये जो सी यहाँ पे काम कर रहा है, ये वन बाय वन, ये जो एस में वैल्यू पास हो रही है ना, ये वाली स्ट्रिंग इसमें से उठा रहा है वैल्यू, और ये चेक करता है जो कि जो। आपने जो आपने पहले स्टैक लगाया था उसकी मैं बात कर रही हूँ, जो आपने एंड ऑपरेशन लगाया था। यस, वो मैं बताती हूँ। जैसे हमने देखा था ना, अगर एम्प्टी स्टैक हुई ना और हम वैल्यू पॉप करवाना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज हम ना कोई एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे कर। हमने एक एस खुद से ही डिनोट कर देती है, हमने एक स्ट्रिंग बना ली और इसमें हमने क्या दिया, हमने ना स्टार दे दिया। ठीक है, अब वो ये वाली वैल्यू जो डिफॉल्ट सर्वर से आ रहा है वो इससे अपडेट हो जाएगी। हमारे पास क्या है, सी के अंदर वैल्यू उठाएगा ना, और हम देखते हैं पॉप फ्रॉम एम्प्टी लिस्ट। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग में पहले बारी ही स्टार आ गया, और अभी तक इसमें कोई वैल्यू स्टार्ट में आई नहीं है जो हमने स्टैक के अंदर अपेंड करवाई हो। तो ये पॉप करेगा तो एरर आ जाएगी। अगर यही काम मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे स्टैक लगा देती हूँ। अब ये एरर नहीं दे रहा, ठीक है। ये रॉन्ग आंसर इसलिए आया, हमने खुद से स्ट्रिंग ले ली, हम उस प्रॉब्लम को नहीं ले रहे। इस स्ट्रिंग को अब समझ आइए आपको स्टैक का काम, फंक्शन क्या काम कर रहा है। जी मैम। तो बिल्कुल स्टैक का फंक्शन ये नहीं क्या करता, स्टैक को हमने एलिमेंट होना चाहिए। क्या कहा है। मैं कह रहा हूँ जैसे स्टैक में कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, खाली एम्प्टी होगा तो एरर दे देगा वो। जी बिल्कुल, एम्प्टी पे स्टैक एरर नहीं देती। जब हम पॉप वैल्यू एम्प्टी स्टैक, पॉप का मतलब होता है रिमूव कर दो, वो वाली पॉप का फंक्शन बाय डिफॉल्ट लास्ट एलिमेंट रिमूव करता है। स्टैक के अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ये कैसे जाके रिमूव करेगा। तो ये हमने देखा था, ये रन टाइम एरर आ जाती है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम स्टैक लगाते हैं। लेकिन अगर ये यहाँ पे यही केस चेंज हो जाए कि स्टार्ट से पहले ये भी हो सकता है स्टार फर्स्ट लाइन पे आ जाए, उससे पहले कोई करेक्टर ना आया हो, अगर ये क्वेश्चन ऐसे चेंज हो जाता है तो हम यहाँ पे ये स्टैक लगाएंगे। लेकिन इन्होंने कहा है कि ऑपरेशन ऑलवेज पॉसिबल, मीन्स उससे पहले कोई ना कोई करेक्टर एग्जिस्ट करेगा, तो हमें इस केस में अब जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम इस नोट को करें। ये स्टेट हमने खुद से बनाई है, तो ये इसलिए एरर देगी। अब हम दोबारा से करेंगे। अच्छा, हम एक एम्प्टी स्टैक बना रहे हैं, और मतलब n वैल्यूज होंगी तो उतनी टाइम से रन होगा। हमारे पास जो ओवरऑल इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, हमने जस्ट एक स्टैक ही बनाई है, तो ओवरऑल n होगी। और अगर हम ये देखते हैं कि हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या आती है, हमने एक ये n टाइम्स चलेगा ये लूप, हम एनोटेट कर देते हैं। ओ ऑफ n होगी, n जितनी भी वैल्यूज होंगी, जितनी भी s के अंदर। अब दूसरी है, ये तो जस्ट स्टेटमेंट चेक कर रहा है, तो इस केस में हमारे पास क्या होता है, इसको हम जो कॉम्प्लेक्सिटी लिखते हैं ओ ऑफ वन लिखते हैं, इस वाली लाइन। ये तो जस्ट एक दफा कंडीशन चेक होती है। ये पॉप का भी फंक्शन हमने देखा, ये लास्ट वैल्यू जस्ट पॉप कर रहा है। अगर हमने एरे में देखा था सारी वैल्यू एडजस्ट होती है अगर हम किसी स्पेसिफिक स्पेस पे इंसर्ट करें, अगर डिलीट भी करें। लेकिन अगर हम इसको स्पेसिफिक वैल्यू देते हैं तो उस केस में एडजस्ट हो, यहाँ पे तो ये जस्ट लास्ट से पॉप करेगा, ये भी ओ ऑफ वन हो जाएगी। एल्स के केस में यहाँ भी जस्ट अपेंड लास्ट पे करता है, हमने देखा था इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वन होती है। यहाँ तक सिर्फ इसकी ओ ऑफ एन है, और रिटर्न पे भी देखें तो इसकी भी ओ ऑफ एन है। ये एन वैल्यूज को जितनी भी स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू है उनको वन बाय वन लेके स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करेगा।
लेकिन ये दोनों एक ही इंडेक्स में है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देते हैं। ओ ऑफ एन प्लस ओ ऑफ एन, ये ओ ऑफ टू एन हो जाएगी। तो टू कांस्टेंट होता है, तो ओवरऑल हमारे पास क्या हो जाती है, हम कांस्टेंट को इग्नोर कर देते हैं जब एन हमारे पास है। तो ओवरऑल इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन है और स्पेस की ओ ऑफ एन है। अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया, हम एक नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव कर लेते हैं। अच्छा, हमने ये करना है, हमारे पास एक बेस वाला गेम है, उसमें ये है, हम गेम क्या है, हमने स्पोर्ट्स का रिकॉर्ड रखना है। कुछ रूल्स होंगे हमारे पास। जब भी गेम स्टार्ट होगी, आपको पता है जब भी गेम स्टार्ट होती है उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं होता। अब हमारे पास स्ट्रिंग्स होंगे, उसके अंदर हमने कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे। वेयर ऑपरेशन आई इज द आई ऑपरेशन मस्ट अप्लाई टू द रिकॉर्ड एंड इज वन ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, अगर हमने जैसे एक स्ट्रिंग चल रही है, आई है, जीरो इंडेक्स पे, हो सकता है हमने कोई ऑपरेशन अप्लाई करना हो, वन होगा उस पे भी हमने कोई ना कोई ऑपरेशन अप्लाई करना है, टू पे भी। तो ये आई है, वो है जिस इंडेक्स में हम करंटली होंगे, हमने उसका ना वो करना होगा, ऑपरेशन अप्लाई करना होगा। अब ऑपरेशन क्या करना, अगर कोई ना कोई इंटीजर है, इसका मतलब है वो हमारे पास न्यू स्कोर है और हमने उसको जस्ट अपेंड करवा देना है अपनी रिकॉर्ड की जो भी हमने बनाया होगा। अगर प्लस का ऑपरेशन आता है, तो इसका मतलब है हमने प्रीवियस दो स्कोर्स की वैल्यू को प्लस कर देंगे। जैसे प्लस का आया और प्रीवियस दो कौन सी बनेंगी, एक स्टैक, एक माइनस। हम इसमें ना स्टैक यूज करेंगे, क्योंकि प्रीवियस दो वैल्यू हम स्टैक के अंदर कैसे सर्च कर लेंगे, -1 टॉप एलिमेंट, और नेगेटिव इंडेक्सिंग हमने देखी थी, सेकंड लास्ट एलिमेंट को हम एक्सेस करेंगे। तो प्लस में हम प्रीवियस दो वैल्यू को ऐड कर देंगे। अगर डी आता है हमारी इनपुट के अंदर, तो हम क्या करेंगे, हमने स्कोर का ना डबल कर देना। जैसे 5 है तो 5 का डबल 10 होता है, तो हम क्या करते हैं, अगर 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दें तो स्कोर डबल हो जाता है। अगर सी आता है तो हमने प्रीवियस स्कोर मीन्स वो प्रीवियस स्कोर हम हमारा सही नहीं है, तो हमने उसको रिमूव करवाना है। तो सी जब भी आएगा तो इट्स मीन प्रीवियस स्कोर वही होगा जो स्टैक के टॉप पे होगा, तो हम स्टैक यूज करेंगे तो उसमें से उसको पॉप करवा देंगे। देखिए, सारे काम हो जाएंगे तो आखिर में जितने भी स्कोर्स होंगे, हमने उसके सम उसको सम करवा के उसको रिटर्न करवा देंगे। और हमारे पास ऑपरेशन सारे वैलिड होंगे, और हमारे पास जो कैलकुलेशन होगी और वो फिट होंगी, मीन्स 32 बिट की रेंज में वो होंगी। ये वैल्यूज की लिमिट होती है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, तो फर्स्ट एग्जांपल में वो क्या कह रहा है कि हमारे पास एक ऑपरेशंस होंगे, उसके बाद करेंगे हम वन बाय वन वैल्यू को उठाएंगे। अगर इंटीजर है तो हमने उसको 10 करवा देना है। हम एक एग्जांपल इसकी दे देते हैं। जैसे इंटीजर आया, हमने इसको 10 करवा देना है। 2 आया, हमने इसको भी रिकॉर्ड के अंदर स्टोर करवा लेना है। जब सी आया तो हमने देखा था इसका रूल क्या है, हमने प्रीवियस एलिमेंट को रिमूव कर देना है। यहाँ पे हम अगर रूल देखें, प्रीवियस स्कोर जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो प्रीवियस सी से कौन सा बनता है, 2, तो आज वो हम हमारे पास हमेशा ही स्टैक के टॉप पे होगा, तो हमने 2 को क्या कर देना है, रिमूव कर देना। जैसे ही डी आया हमारे पास, इसका क्या मतलब था, हमने स्कोर का डबल करवा के रिकॉर्ड में स्कोर करवाना है। और कितने स्कोर का, डबल ऑफ प्रीवियस स्कोर। इस टाइम हमारे पास प्रीवियस स्कोर क्या है, जस्ट 5 ही है, तो 5 का डबल क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 10। 10 हो जाएगा। ये हमने करवा दिया। अब आया प्लस का ऑपरेटर। प्लस क्या कहता है कि प्रीवियस दो वैल्यू का सम करवाना है। तो हमारे पास प्रीवियस दो वैल्यू कौन सी है, 5 + 10, यही दो हैं, हमने 25 करवा देंगे। मैम 15 होगा। यस, 15 होगा। और ये हमारे पास सोल्यूशन हो जाएगा। आखिर में हमने क्या करना है, इन सब का सम करना है।
5 + 10 15, 15 + 15 30 हो जाएगा हमारे, तो हमें ये 30 रिटर्न करवा देंगे। तो यहाँ तक किसी को समझ नहीं आई तो काइंडली पूछ लीजिए। इस एग्जाम्पल को हम ड्राई रन कर लेंगे जब कोड कर लेंगे। इस एग्जाम्पल को हम तब सोल्व कर लेंगे ड्राई रन के साथ। अब हम कोड की तरफ आते हैं, तो हमने हमेशा एक स्टैक हम डिक्लेयर करते हैं और रिकॉर्ड के नाम से। और ये क्या, हमने हर दफा 1 बाय 1 ऑपरेशन उठाना है, 1 बाय 1 पर आए। हमने ऑपरेशन को कह दिया ओ, और कहाँ से ये किसके अंदर पास हो रही है, ऑपरेशन के अंदर, तो लूप हमारा इसके अंदर वैल्यू आ रहा है। हम क्या करेंगे, उठाएंगे, अगर चेक करेंगे क्या वो कहीं प्लस तो नहीं है हमारे पास। अगर प्लस है तो हमने क्या करना है, अच्छा अब हमें इसमें भी चेक करने की जरूरत नहीं है कि स्टैक की प्रीवियस 2 वैल्यू एग्जिस्ट करी है कि नहीं, क्योंकि उसने खुद ही बता दिया कि हमारे पास ऑपरेशन वैलिड होगा। मींस अगर वो कह रहा है कि प्लस तो इसमें उससे पहले कोई ना कोई 2 वैल्यू ना स्टैक के अंदर एग्जिस्ट कर रही होंगी। हम देखेंगे क्या जो ये लूप वैल्यू उठा रहा है ओ की वैल्यू करंट टाइम वो क्या प्लस के इक्वल है। अगर प्लस के इक्वल है तो हम क्या करेंगे, स्टैक के अंदर क्या अपेंड करवाएंगे, प्रीवियस 2 वैल्यू का। तो स्टैक की प्रीवियस 2 वैल्यू कौन सी है, एक जो -1 पे पड़ी हुई है और एक सेकंड लास्ट जिसको हम -2 से सेस कर लेंगे। उसके बाद ये कंडीशन, बस हमारा इतना था। फिर हमने एक और कंडीशन लगानी है। अच्छा एलिफ की कंडीशन, अच्छा इफ एल्स यूज करते हैं, अगर इफ एग्जीक्यूट नहीं होता तो एल्स, इफ एलिफ तो एल्स होते हैं ना, वो बेसिकली तब चलते हैं उनमें से एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी होती है हर इटरेशन में। वो सारी कभी भी नहीं होती, या तो हमारे पास या तो सी आएगा या डी आएगा या प्लस या इंटीजर, तो कोई ना कोई एक चीज आएगी, सारी इटरेशन एक टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। अब हम देखेंगे क्या हमारे पास डी तो नहीं आ गया। अगर ये डी आता है तो हमने देखा था हमारा रूल क्या है कि हमने प्रीवियस 2 वैल्यू को क्या कर देना है, डबल करवा देना। और डबल हमारे पास कौन सा 2 अगर हम लगाएं तो वो हमारी वैल्यू को डबल करवा देगा। प्रीवियस वैल्यू हमेशा स्टैक के टॉप पे होगी और वो -1 से सेट कर लेंगे। अगर हमने दोबारा देखना है हमारी नेक्स्ट वैल्यू सी आई है, तो हमने प्रीवियस वैल्यू को रिमूव करवा देना, और प्रीवियस वैल्यू कौन सी होगी, जो स्टैक के टॉप पे होगी, तो हमें इसको कोई मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर ये तीनों ऑपरेशन नहीं है तो इस केस में क्या मीन्स है कि हमारे पास अगर ना वो सी है ना वो डी है ना वो प्लस है, तो इस केस में हमारा इसका मतलब है वो वैल्यू इंटीजर है। इंटीजर को जस्ट हमने अपने रिकॉर्ड के अंदर अपेंड करवा देना है को। हमने एक मिस्टेक कर दी, हमने इसका नाम रिकॉर्ड दिया था, यहाँ पे हमने स्टैक लिख दिया, तो हमने इस सबको रिकॉर्ड करना है, स्टैक नहीं। हमने रिकॉर्ड के नाम से स्टैक बनाई है। और लास्ट पे भी हम, और लास्ट में हम क्या करेंगे, जितने भी ऑपरेशन आए हैं हमें उसका सम करवा देना है। तो हम रिटर्न क्या करेंगे, सम का बिल्ट इन फंक्शन कॉल करेंगे और रिटर्न क्या कर देंगे, स्टैक में जितनी भी वैल्यू उनका सम रिटर्न करवा देंगे। स्टैक इज नॉट डिफाइंड, हमने की स्टैक चेंज। लास्ट पे भी हमने स्टैक नीचे कर दिया, हमारे पास जो इस टाइम स्टैक का नेम है वो रिकॉर्ड है। तो ये हमने क्लोज भी नहीं की। और रिकॉर्ड, अच्छा हमने ना रिकॉर्ड जो है ना स्ट्रिंग में आ रहा है, तो सम जो फंक्शन है ना वो इंट वैल्यू में करता है, तो हमने जब भी इंटीजर को स्टोर करवाना है ना तो हमने स्ट्रिंग से कन्वर्ट करवा के उसे इंट में करना है। ये देखिए हमारे पास ना ये स्ट्रिंग में वैल्यू आ रही है, तो स्ट्रिंग की वैल्यू को जब हमने सम करवाना होता है तो उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो हम जब भी वैल्यू अपेंड करवाएंगे स्टैक के अंदर तो हम उसे इंटीजर में कन्वर्ट करवा के करवाएंगे, इस वजह से ये तो सम में प्रॉब्लम होगी।
सो ये कोड हमारे पास वर्क कर रहा है, हम इसको सबमिट भी करवा लेते हैं। इसके बाद हमने पहली एग्जांपल तो देख ली थी, हम सेकंड एग्जांपल को कोड के ऊपर रन कर लेते हैं। अब हम देखते हैं, अच्छा यहाँ पे ये ओपीएस का नाम दिया हुआ ऑपरेशन, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है ऑपरेशन दिया हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अब हम स्टार्ट करते हैं इसका ड्राई रन। सबसे पहले हमने एक रिकॉर्ड के नाम से एक स्टैक बना ली, मैं इसको जस्ट यहाँ पे आर कह रही हूँ। अब ये डिक्लेयर हो जाएगी। अब जैसे ही 5 आया, अब ऑपरेशन के अंदर क्या आ गया 5, क्या ये प्लस है? नहीं, कंडीशन फॉल्स होगी, अगली में देखिएगा। अच्छा एक एलिफ में होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो बाकी सारी एग्जीक्यूट नहीं होंगी, अगर ये ट्रू हो गया तो सारी स्किप हो जाएंगी। इसमें एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, ये फॉल्स हो गया तो फिर नेक्स्ट पे जाता है। ये डी है नहीं, ये सी है नहीं, तो अगर ये तीनों नहीं है तो इसका मतलब वो इंटीजर है, तो वो आके इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और स्टैक के अंदर 5 को ओपन करवा देगा। अब जब दोबारा चलेगा तो 5 की बजाय नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -2। क्या ये प्लस है? नहीं। क्या ये डी के इक्वल है? नहीं। ओ की वैल्यू -2 है। क्या ये सी के? नहीं, तो ये इंटीजर है, ये आके -2 को क्या करेगा स्टैक के अंदर। अब जब दोबारा देखेगा 4, तो ना ये प्लस है, ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, एलिफ की भी, तो एल्स में आके क्या करेगा, जब सारी कंडीशन फॉल्स होती है तो लास्ट पे वो हमेशा एल्स को एग्जीक्यूट करता है, तो यहाँ पे क्या करेगा 4 को प्रिंट करवा देगा। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या आ गई है 4 के बाद हमारे पास प्रीवियस, अब सी आ गया है, तो क्या चेक करेगा, अब ओ के अंदर सी वैल्यू है, क्या ये प्लस के इक्वल है? नहीं, फॉल्स। क्या ये डी के इक्वल है? नहीं। ओ के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है? सी, तो ये सी और ये सी इक्वल हो गई, ये कंडीशन ट्रू हो गई है। रिकॉर्ड के अंदर जाएगा, लास्ट वाली वैल्यू को पॉप कर देगा, लास्ट वाली वैल्यू क्या है 4, प्रीवियस स्कोर इस टाइम 4 है, ये पॉप हो जाएगी और ये एल्स की कंडीशन पर एग्जीक्यूट नहीं होगी। दोबारा जाएगा, फिर नेक्स्ट वैल्यू उठाएगा, ये डी की है, अब ये प्लस के इक्वल है नहीं, क्या ये डी के इक्वल है? ट्रू है, तो स्टैक के अंदर जाएगा, जो रिकॉर्ड -1 टॉप पे वैल्यू फोर्थ रिमूव हो चुका था ना, अब टॉप पे वैल्यू क्या है -2, -2 को मल्टीप्लाई 2 से करेगा तो ये क्या हो जाएगा -4, तो हम इस 4 को ये हम रिमूव कर चुके हैं। अब जो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, -4 को क्या करेगा अपेंड करवा देगा। अब अगली इटरेशन चलेगी, अब क्या करेगा, डी था, अब हमारे पास 9 आ गया ये सारा। अब ओ के अंदर हमारे पास क्या वैल्यू इस टाइम आई है 9। अब देखेगा क्या ये प्लस के इक्वल है? नहीं। क्या ये डी के इक्वल है? नहीं। क्या ये सी के है? नहीं। एल्स पे आएगा तो ओ को अपेंड करवा देगा और ओ की वैल्यू क्या है 9, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगी। उसके बाद क्या करेगा, अगली इटरेशन चलेगी तो प्लस आ गया, अब ओ के अंदर हमारे पास क्या वैल्यू प्लस, तो प्लस में क्या होता है प्रीवियस दो वैल्यू को सम करवाना, रिकॉर्ड -1 पे 9 है लास्ट वाली बेट, और सेकंड लास्ट पे क्या है -2, मतलब ये प्रीवियस दो वैल्यू यही बनती है 9 फोर द, इनको 9 प्लस 4 करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा -4 प्लस 9, 9 में से 4 होंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो इसको फ्रेंड करवा दिया। अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, बाकी सारी नहीं होंगी, लूप की नेक्स्ट इटरेशन स्टार्ट होगी, अब दोबारा प्लस आ गया, ये तो खत्म हो गया। अब प्रीवियस दो वैल्यू कौन सी बनती है, एक 5 और एक 9, 5 प्लस 9 का सम क्या हो जाएगा हमारे पास 14। अब हमारे पास लूप खत्म हो गया, यहाँ तक हमारे पास सोल्व हो गया, ये लूप से बाहर आएगा और लास्ट में हमने क्या कहा है सम करवा दो 5, इन सब का सम कैसे होगा 5 -2 3 हो जाएगा, और 3 -4 -1 होगा, 9 में से जब ये -1 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 8 प्लस 5 13, और 14 और 13 प्लस 27, हमारे पास आंसर क्या है, देखिए यहाँ पे भी आंसर क्या है 24।
लाइन नंबर 2, अच्छा ये पैरामीटर ये होते हैं, किसी का क्वेश्चन आया हुआ है कि पैरामीटर, ये हमने देखा था फंक्शन हम डिक्लेयर करते हैं, इसमें हमारे पास दो वैल्यूज आ रही होता है, डिपेंड करता है कितने, इस केस में हमारे पास सिर्फ एक ऑपरेशन की लिस्ट आएगी, तो वो क्या होगी, लिस्ट की फॉर्म में होगी, और लिस्ट के अंदर हर वैल्यू कौन सी होगी हमने देखा है वो स्ट्रिंग में होगी, और ऑपरेशंस के नाम से वो आएगी, ये हम देख रहे हैं। और आपस हमने लास्ट में क्या देखा, जो हमने ना वैल्यू रिटर्न करवानी है वो हमने सम करवाना है, और वो इंटीजर में रिटर्न होगी वैल्यू। अगर नहीं समझ आया दोबारा से बता दे, अगर क्लियर है तब भी। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछे, हम एक दफा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। अच्छा हम इसकी देखते हैं, हमने एक स्पेस जो कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी वो ऑफ एन होगी, हमने एक यहाँ पे डिक्लेयर करवा रहे हैं, और तो हमने कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया, हम सिर्फ यहाँ पे मेमोरी ले रहे हैं, बाकी कहीं भी नहीं। ये एन टाइम्स चलेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा हमने ये देखा था टाइम, और ये डी वो होती है जो हम बस केस में देख रहे थे, और हमने ये देखा था हम स्पेस और टाइम दोनों को ओ से ही रिप्रेजेंट करते हैं बस केस में। ये एन टाइम्स चलेगा, एन वैल्यूज मीन्स एन जितनी भी वैल्यूज होंगी, ये तो जस्ट कंडीशन एक दफा चेक होगी, ये जस्ट अपेंड करवाएगा, इसकी भी ओ ऑफ वन है, ये 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 टॉप की भी ओ ऑफ वन है, इस यहाँ तक सबकी कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वन है। लेकिन हम जब यहाँ पे आते हैं तो सम वो इंटायर लिस्ट की वैल्यू वन बाय वन सम करेगा, यहाँ पे हम लूप भी लगा सकते हैं, लेकिन दोनों में ओ ऑफ एन होगी। अगर हमें लेट्स पॉसिबिलिटी फंक्शन नहीं होता तो हम वन बाय वन इससे वैल्यू उठाएंगे और प्लस के बाद हो जाएंगे, तो दोनों की ओ ऑफ एन है, ओ ऑफ एन प्लस ओ ऑफ एन, ओवरऑल हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बी ओ ऑफ एन है, और स्पेस भी। अच्छा यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लो। किसी का इस क्वेश्चन से रेलेवेंट किसी को अगर क्लियर ना हुआ हो। लाइन नंबर 5 एक तरफ बताइएगा। क्या हुआ, लाइन नंबर जो थोड़ा सा। 5, जी लाइन नंबर जो 5 आपने बताइए जो नीचे ऑपरेशन उनको रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो ऑपरेशन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइन जो नीचे आपने ऑपरेशन लगाए हैं ये इसके रेलिवेंट लिखी है ना आपने। ये वाले ऑपरेशन। जी जी। हाँ ये इस ऑपरेशन में से वैल्यू उठा रहा है वन बाय वन, और हम ये देख रहे हैं कि वन बाय वन वैल्यू उठा रही है, क्या वो प्लस है, डी है या सी है, अगर ये तीनों नहीं है तो इंटीजर है। इस जो वैल्यू उठाता है हम उसको चेक करते हैं, अगर वो प्लस है तो हमारा रूल था, अगर वो प्लस आता है तो हमने प्रीवियस दो वैल्यू का सम करवाना है, अगर वो डी आता है तो हमने प्रीवियस स्कोर को डबल कर देना है, अगर वो सी आता है तो हमने रिमूव करवा देना है, अगर ये तीनों नहीं है तो इसका मतलब इंटीजर है तो हमने उसको अपेंड करवा देना है। ये ऑपरेशन बेसिकली हमारे पास ये नंबर ऑफ वैल्यूज पास हो रही है जिसपे रूल्स डिफाइन हुए हैं, रूल्स मीन या तो वो इंटीजर है रिकॉर्ड, अगर वो डी है तो हम इसका ये सिंबल इस रूल को डिनोट करता है कि हमने प्रीवियस वैल्यू का डबल करना है, सी अगर है तो ये इसके क्या कहा। इसकी अंडरस्टैंडिंग थी बस, ये लाइन नंबर 5 की थी। तो उसमें मैम ये ना आप जैसे समझा रहे हैं ना, पहले तो ये कोड भी नहीं समझ आता था, अब लेक्चर रेगुलर लेने से वजह से कोड समझ आ रहा है, लेकिन अपने से लिखने से जो स्टेटमेंट भी समझ आ जाती है। जब कोड लिखना तो प्रॉब्लम होती है, तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, काइंडली बताइएगा। अच्छा आपने लीड कोड की पहले प्रॉब्लम सोल्व की नहीं है या कितनी की है। बस एक तो की थी, आई जी थिंक 3 या 4 टोटली हुई है बस अभी। हाँ, ये इनिशियल में सबको इशू आता है, इवन जब आप 200-300 प्रॉब्लम कर लोगे तो आपके पास कुछ सोल्यूशन आने लग जाएगा। जब मैं सॉल्व कर इनिशियली स्टार्ट करूँ तो मेरे माइंड में भी सोल्यूशन नहीं आता था, अब मैंने 200 से अबव सोल्व किया, ऑलमोस्ट 250 होने वाली है। अब ये देखिए अब मैंने ये इजीली ये सोल्यूशन खुद लिख लिया, पिछले कपल ऑफ डेज से लास्ट वीक में मैं ज्यादा सोल्यूशन खुद लिखती हूँ। अब जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था तो मेरे पास भी सोल्यूशन मेरे माइंड में नहीं आता था, और जब आप कंटिन्यूसली सेशन अटेंड करते हैं तो उसमें ये होता है कि आपके पास ना
आपके माइंड में डिफरेंट अप्रोचेज आ जाती हैं कि आपने कैसे सोल्व करना है, डिफरेंट पैटर्न्स है, आपने किस प्रॉब्लम पे कौन से सूटेबल है, तो बहुत सी चीजें आपकी क्लियर होने लग जाती है। तो आप अगर खुद से सॉल्व करेंगे तो आप थक जाएंगे। कभी भी अकेले में लीड तो नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर ज्यादा शायद कहते हैं हमेशा क्लास में आके देखें, आप देखें बाकी लोग क्या, कोई भी आप सेशन अटेंड कर ले, लीड कोड का इसमें कोई इशू नहीं, इतने सेशन चल रहे होते हैं आज के। लेकिन कभी अकेले मत लीड कोड कीजिएगा, जो आपकी लर्निंग होती है ना कम्युनिटी, वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अलोन। एक सेशन बेशक आप ले लें, आहिस्ते आहिस्ते देखेंगे, आप उस क्वेश्चन को जो समझाया जा रहा है समझे, उसको राइट करने की जस्ट कॉपी पेस्ट में मैं एटलीस्ट ये कहूंगी कि कम से कम उसको देख के लिखें, लेकिन वन बाय वन लाइन टाइप करके लिखें, उसको सबमिट करवा दें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है नेक्स्ट सेशन में पूछे। और लेकिन जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं एटलीस्ट, अगर आप खुद तो आपको नहीं होगा इनिशियली, लेकिन एटलीस्ट वो आपको समझ आ रहा होना चाहिए। तो बस जब आप सेशन में आते जाएंगे तो कुछ अर्से बाद आपको पता चलेगा कि डिफरेंट पैटर्न्स है, हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। अगर मैं भी आपकी तरह होती ना, एटलीस्ट अगर मैंने भी दो तीन सवाल किए होते ना, मैं कभी भी इस ये सोल्यूशन नहीं लिख सकती थी जो मैंने आज लिखा है दोनों प्रॉब्लम्स का। मैं खुद से कभी उस वक्त अगर मैं आपकी जगह हूँ ना, लेट्स सपोज मैंने से कभी इससे लीड को स्टार्ट किया, मैंने दो सवाल किए, बेशक मैं कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से हैं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग इतनी हम पढ़ते हैं, लेकिन हम थेरेटिकल ज्यादा कॉन्सेप्ट पढ़े होते हैं, तो मैं ये सोल्यूशन कभी भी नहीं लिख सकती थी। लेकिन एटलीस्ट आप आज मैंने लिख दिया, क्योंकि कुछ आपके पास ना आस्ता आस्ता जब आप डिफरेंट सोल्यूशन देखते हैं, आप सोल्व करते हो, तो आपके पास कॉन्सेप्ट आना होने शुरू हो जाते हैं। आपको पता होना चाहिए अगर मैंने लाइक दो वैल्यू को प्लस करवाना है तो मैं कैसे करवाऊंगी, और मैंने प्रीवियस दो वैल्यू कैसे असेस करूंगी। ये देखिए -1 और 2, अगर मैंने ये देखना है कि वो डी है तो मैंने क्या करना है, तो इसके लिए हमारे पास ये कंडीशन होती है। अगर वो डबल करना है तो ये तो सबको पता है 2 से हो जाता है, लेकिन मैंने वो वैल्यू असेस करनी है जो प्रीवियस को टॉप पे पड़ी है, तो वो मैं कैसे असेस करूंगी। तो ये सबके साथ इशू होता है, आपके साथ नहीं, लेकिन एटलीस्ट मेरा यही एडवाइस है कि आप एटलीस्ट कम्युनिटी में आए, रोजाना एक ही सेशन में क्वेश्चन को समझे। अगर सर डॉक्टर जफर शायद कहते होते हैं, अगर आप में एनर्जी है तो आप उसमें सोल्व कर लें, जब नहीं भी एनर्जी है तो आप जस्ट क्लास में आके अटेंड कर लिया। मैम मेरी एक अप्रोच है कि मैं ना अक्सर ये क्वेश्चन या सेशन लेने के बाद दिन का एक क्वेश्चन ना चैट जीपीटी से पूछ के और समझने की कोशिश करता हूँ। और मेरे ख्याल में वो काफ़ी फायदेमंद होता है, वो समझ अच्छी तरह से आ जाती है। और आहिस्ता आहिस्ता से जिस तरह से आपने बताया कि थोड़े थोड़े ऑपरेशन का हमें पता चलना हो जाता है, और वो हमारे सबकॉन्शियसनेस में ऐड हो जाती हैं चीज़ें। तो इस तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक वी विल बी एबल टू डू। अच्छा, एक बात ये भी है कि अगर आप अकेले बैठ के जैसे आपने चैट जीपीटी से कर लिया, उसने आपको सोल्यूशन बता दिया, लेकिन जब आप कम्युनिटी में बैठ के कर रहे होते हैं ना, जब आप सेशन आपका देखेंगे, लोग डिफरेंट सोल्यूशन बता रहे होते हैं, डिफरेंट अप्रोचेस बता रहे होते हैं कैसे होते हैं। आप एक सेशन में देखोगे, हो सकता है आज आपने ये अप्रोच देखी ये वाली, हो सकता है कल आप किसी और सेशन में जा रहे हो, वहां पे भी यही क्वेश्चन करवाया जा रहा हो, और आपका वो प्रॉब्लम किसी और सोल्यूशन से हुई होगी। कुछ सोल्यूशन को हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो सेशन में आने का ये फायदा होता है। यस मैम, कोई शक मैंने पूछा सवाल कि आपको लीड कोड करने में कितना सीखने में कितना टाइम लगा। मैंने जब इनिशियली स्टार्ट किया था तो मैं उस वक्त रेगुलर ज्वाइन किया कुछ मंथ्स में, और मैं उस वक्त आई थिंक 22 में मैंने ज्वाइन किया था। उस वक्त एक सेशन ई मब्बा का चल रहा होता था, तो मैं वो अटेंड करती थी, मैंने काफी सीखी। उसके बाद बीच में थोड़ा सा फिर मैंने छोड़ दी थी जब मेरा थीसिस चल रहा था, और उसके बाद फिर मैंने जब आईएलटीएस के एग्जाम की तैयारी की तो उसमें भी मैंने बीच में वो लीड कोड आपको नहीं करनी चाहिए तो होगी थी, कुछ मेरी 200 से बिलो थी लेकिन 150 से अबव थी। तो अभी फिर मैंने दोबारा से ये अपनी प्रैक्टिसिंग स्टार्ट की है रोज प्रॉब्लम सॉल्व करने की। ये कुछ स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, देखिए हर बंदे की अपनी लर्निंग कैपेसिटी होती है, किसी का भी स्पेसिफिक टाइम नहीं है, कोई जल्दी सीधा। लेकिन सफर शायद कहते हैं कि अगर आप कुछ मंथ्स के लिए रेगुलर है ना, तो आप कुछ भी क्लासेस अटेंड करें कुछ अर्से बाद, अगर जिन्होंने शुरू से भी ये सेशन लिया हो, कुछ ही क्लास लिया हो, लेकिन उनको भी अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कुछ बेहतरी नजर आएगी, थोड़ी थोड़ी कुछ चीज़ों की समझ आने लग जाएगी।